पढ़ने वाले हैं आगे में, वो है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है, जो कि अब मेरा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। अब हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। चलते हैं, समझते हैं। इसमें ये कहा है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए आपने बाहर कभी देखा होगा कि कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो गहरी होती हैं, कुछ ज़मीनें जो होती हैं वो ऊंची होती हैं, कुछ समतल होते हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात तो ये है कि जहाँ हम खड़े हैं वो हमारा राउंडिंग करता है। जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है, उसी का ये राउंडिंग करता है। ये जो ऊपर नीचे गहरा ऊंचा ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये कुछ आंतरिक क्रियाओं से होती हैं और ये कुछ बाहरी क्रियाओं से होती हैं। अब इसमें हम एक एक करके समझेंगे कि क्या आंतरिक क्रियाओं का क्या होता है, बाहरी बाह्य क्रियाओं क्या होती हैं और इसके कारण कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं आंतरिक क्रियाएं क्या होती हैं जिसके कारण ऐसा ऊपर नीचे होता है। तो चलते समझते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं बाह्य क्रियाओं के कारण ये जो होता है, बाह्य क्रियाएं क्या होती हैं। तो बाह्य क्रियाओं में क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ये बाह्य क्रियाएं हैं। बाह्य क्रिया में क्या होती हैं, एक होता है अपवर्तन और दूसरा होता है निक्षेपण। निक्षेपण तो अपवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यानी जो पृथ्वी की सतह यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, इस पर कुछ वर्षा और ओला सब पड़ने लगा, जिसके कारण ये टूट करके यहाँ नीचे गिर गया, यहाँ पे। तो यानी जो पृथ्वी की सतह से टूट करके और यहाँ घिस करके आप गिर जाते हैं, यानी कोई यदि पहाड़ पर्वत है वो पृथ्वी से टूट करके गिर जाता है और एक समतल स्थान पर गिर जाता है, उसे कहते हैं अपवर्तन। अगर इसका हम एक परिभाषा देखेंगे तो ये होता है कि जो पृथ्वी की सतह से टूट करके घिस जाने के बाद गिर जाता है, उसी को कहते हैं अपवर्तन। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल यही है कि जब कोई पहाड़ है, इस पर किसी प्रकार का जैसे वर्षा, पानी, इन भूकंप, इन सारी क्रियाओं के माध्यम से ये टूट करके नीचे गिर गया, इसे वो कहते हैं ये अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अगर हम निक्षेपण की बात करें तो ये होता है कि जैसे कोई पहाड़ है, सेम ऐसे ये टूट करके यहाँ पे गिरा, तो जो यहाँ पे ये जो मलबे होते हैं एकत्रित हो जाते हैं ना, अब एकत्रण को ही निक्षेपण कहते हैं। अगर इसका हम एक परिभाषा के रूप में कहेंगे तो अपवर्तन की क्रियाओं के फलस्वरूप जो ये जमा होते हैं नीचे सतह पे आके जमा हो जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं निक्षेपण। क्लियर है ना। अपवर्तन और निक्षेपण क्लियर हो गया ना। ये वाय कारक होते हैं, वाय प्रक्रिया के कारण होते हैं। ठीक है, ये होते हैं वाय प्रक्रिया के कारण। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें क्या आप जानते हैं, इसमें ये दिया हुआ है कि पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। तो पहाड़ी किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई समतल भूमि है, इससे आपने देखा कि इस तरह से कोई ऊंचाई का क्षेत्र है समतल भूमि के, और उनके बीच की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से कम है। तो इसका परिभाषा ये हुआ कि किसी समतल भूमि में 600 मीटर ऊंचाई से कम की जो संरचना होती है, जो भूमि होती है, उसको कहते हैं पहाड़ी। लेकिन जो पर्वत होता है वो ये होता है कि जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो पहाड़ी होती है, ऊंची जो पहाड़ी होती है, उसको कहते हैं पर्वत। क्लियर है ना। पर्वत और पहाड़ी के बीच क्या अंतर है, आप तो क्लियर हो गया ना। ठीक है। जैसे अगर हम पर्वत की बात करेंगे तो पर्वत जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर आपको पता होगा, वो यही है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक, चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्वत के बारे में कि यानी पर्वत क्या है, किसे कहते हैं, इसके क्या यूज हैं, हमारे लिए क्या ये लाभदायक होते हैं। ठीक है। तो पर्वत जो होता है वो किसी पृथ्वी की सतह का एक प्राकृतिक ऊंचाई होता है, और इसकी जो शिखर होती है यानी कि पर्वत की जो शिखर होती है वो छोटा होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में दें तो जैसे ये कोई पर्वत है, इसका जो शिखर है वो छोटा है एज कम्पेयर टू बेस, इसका जो बेस है वो चौड़ा है। इसकी जो ऊंचाई है वो इस तरीके से है, और ऊंचाई के साथ जब हम एक समतल भूमि से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंडी की मात्रा यानी ठंडी बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। और जो इसका ऊपर वाला बिंदु है वो पतला होता है, इसका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है। अब इन्हीं पर के आकर के बर्फ़ जो है जम जाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इससे बर्फ़ आके जम जाते हैं। अब बर्फ़ जम जाते हैं तो ये हिमानी हो जाती है। यहीं से जो है नदियों का निर्माण होता है, क्योंकि जब ये पिघलती हैं तो ये ऊपर की पहाड़ी के रास्ते नीचे नीचे ऐसे ऐसे आती हैं। इसलिए कहते हैं कि गंगा और यमुना जो है वो हिमानीकृत नदियाँ हैं। वो हिमानी यानी कि जो बर्फ़ पिघलता है इस चोटी पे, वहाँ से ये आकर के अपना एक नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर है ना। क्लियर हो गया ना। चलते हैं आगे। और यहाँ पर जो है तो कुछ पर्वत जो होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, और कुछ पर्वत हमको नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये समुद्र के अंदर होते हैं।
जो समुद्र के अंदर होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो पृथ्वी के ऊपर होता है वो हमको दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा आपका कि पृथ्वी जो पर्वत है वो समुद्र के अंदर भी होते हैं और पृथ्वी के बाहर भी होते हैं। तो पर्वत पर लोग नहीं रहते हैं, अधिकतर लोग पर्वत पर नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि नहीं होती है, वहाँ का मौसम सही नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है ना, कि पर्वत पर लोग रहते ही नहीं हैं। एक यहाँ पे टर्म यूज़ किया है कि पर्वत श्रृंखला क्या है। तो पर्वत श्रृंखला क्या है? तो पर्वत श्रृंखला ये होता है कि जैसे ये कोई पर्वत है, उसके बाद से यहाँ पे गैपिंग हो गया, फिर ये कोई पर्वत है, यहाँ पे फिर गैपिंग हो गया, फिर ये कोई पर्वत है। तो ये जो बीच में गैपिंग और फिर पर्वत, बीच में गैपिंग फिर पर्वत, यानी कि श्रृंग और गर्त का जो एक कॉम्बिनेशन है। श्रृंग और गर्त आपको पता ही होगा कि जो ऊपर वाला होता है वो श्रृंग होता है, नीचे वाला गर्त होता है। तो श्रृंग और गर्त के जो 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 उसका डायरेक्शन होता है उसको कहते हैं कि ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, जैसे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। जैसे ये जो है ये पर्वत है, ये पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हमने पहले आपको बताया, यहाँ पर भी आपको बता देना है कि पर्वत का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो पीक पॉइंट होता है वो क्या होता है? पतला होता है, छोटा होता है, और इसका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है। यहाँ पे कई इनके बीच का देखिए, ये फिर पर्वत है, यानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। क्लियर है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंड की मात्रा बढ़ेगी और लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा। यहाँ पे एक जिक्र किया है कि वलित पर्वत। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? तो वलित पर्वत क्या होता है कि जिसका जो निर्माण है, जिस जिस पर्वत का निर्माण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ है। इसका प्लेट टेक्टोनिक अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट है और ये कोई प्लेट है, ये आपस में जब ऐसे ऐसे आती हैं तो ये जब टकराती हैं प्लेटें, तो ये इस तरीके से हो जाती हैं, इस तरीके से हो जाती हैं। कुछ ऊपर चली जाती हैं तो कभी कोई नीचे चला आता है। तो जब नीचे आता है तो नीचे वाले एरिया में पर्वत का निर्माण करता है, जब ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर वाले एरिया में पर्वत का निर्माण करता है। क्लियर है ना? जैसे आपको एक फिगर हमको बता दें, ये कोई पर्वत है, ये कोई प्लेट है, सॉरी, ये दोनों प्लेटें हैं, ये आपस में इधर की ओर आ रही हैं। ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ये जो है कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से बन जाएंगे। कोई प्लेट ऊपर की ओर चला जाएगा, कोई प्लेट नीचे की ओर चला जाएगा। क्लियर है ना? तो जो ऊपर का भाग होता है इसी से हमारा क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। तो वलित पर्वत ये हो जाएगा। अगर वलित पर्वत कहेंगे तो वो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें वलित पर्वत कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा हिमालय, यूराल, एंडीज। जो बड़ी बड़ी पर्वत होती हैं उन्हें हम कहते हैं वलित पर्वत। जो विश्व की जो 5 बड़ी पर्वत हैं, जैसे हिमालय, यूराल, एंडीज, यही सारी पर्वत। ठीक है, जो पर्वत हैं, पर्वत ये मेन रूप से 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहला हो जाएगा वलित पर्वत, वलित पर्वत। दूसरा हो जाएगा भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत। और तीसरा हो जाएगा अपना ज्वालामुखी पर्वत। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत में क्या होता है कि जिनकी जो ज़मीनें होती हैं वो ऊबड़ खाबड़ होती हैं, और जो नहीं, कैसे ज़मीनें ऊबड़ खाबड़ होती हैं, और जो शिखर है वो शंक्वाकार होता है। जो शिखर है वो शंक्वाकार होता है, इस तरीके से होता है। उसको कहते हैं हम क्या? वलित पर्वत। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हिमालय और आल्प्स, इसके 2 एग्जाम्पल कहलाएंगे। जो भारत की अरावली है वो सबसे पुरानी वलित पर्वत है, और यही वलित पर्वत कि अगर हम कुछ उदाहरण विदेशों में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका के ऑपलेशियन और रूस का जो है वो रूराल पर्वत, इसमें हम आगे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कह रहा है उत्तरी अमेरिका के ऑपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम होती है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, और अरावली का हमने आपको जिक्र किया तो वो अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, तो हमने क्या जाना किसके बारे में? इसके बारे में समझा है, वलित पर्वत के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सेकंड चलते हैं धनसोट पर्वत। धनसोट पर्वत में क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट करके गिर जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी ये कोई बहुत बड़ा भाग है, ये टूट करके गिर गया, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रूप से ये विस्थापित हो गया है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? धनसोट पर्वत। अगर आप धनसोट पर्वत की फिगर को देखेंगे तो जैसे ये वाला है, ये धनसोट पर्वत के उदाहरण है, फिगर सॉरी। तो जो इसका ऊपर वाली भाग है उसको कहते हैं उत्खंड, और नीचे वाला जो भाग है उसको कहते हैं द्रोणिका। जैसे ये है ना, ये वाला, तो ये वाला हो गया, फिर ये वाला। तो जो ऊपर वाला भाग है उसको कहते हैं उत्खंड, जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं द्रोणिका। तो जब कोई बहुत बड़ा भाग ऐसे टूट करके नीचे गिर जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसको कहते हैं धनसोट पर्वत। आपको हमने फिगर भी दिखा दिया। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यूरोप की जो राइन है, यूरोप की जो राइन घाटी है, यहाँ पर दिया हुआ है, यूरोप की राइन घाटी और वासियत पर्वत
इसी तरह के एक पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा लास्ट का आ जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो ज्वालामुखी की क्रियाओं से, यानी कि कोई ज्वालामुखी, मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है, ये कोई ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी क्रियाओं से जो उत्पन्न पर्वत होता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अगर इसका हम एग्जाम्पल लें तो अफ्रीका का जो किलिमंजारो है और जापान का जो फ्यूजियामा है पर्वत है, इसके एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है, तो माउंट ज्वालामुखी पर्वत हो गया। हम तीनों पर्वतों के बारे में डिस्कस कर लिया, वरित पर्वत के बारे में डिस्कस कर लिया, धनसोत पर्वत के बारे में डिस्कस कर लिया और ज्वालामुखी पर्वत के बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे। थोड़ा ये पर्वतों के लाभ के बारे में कहा है कि पर्वत हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या क्या पूरा कहा गया है कि पर्वतों के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान सुनिएगा। पर्वत क्या होते हैं? ये जल के संग्राहक होते हैं। पहला नंबर क्या होगा? ये जल के संग्राहक होते हैं। दूसरा नंबर क्या हो गया? ये यहीं से नदियाँ भी निकलती हैं, यानी ये नदियों के स्रोत भी होते हैं। और इन जल का यूज हम कहाँ करते हैं? इन जल का यूज करते हैं कृषि में, पीने में, बिजली बनाने में। और इन्हीं पर्वतों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु इन्हीं पर्वतों पर पनपते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वन है, और वन से हमें इसमें ये भी मिलेगा कि वन से हमें क्या क्या मिलेगा? वन से हम ईंधन का यूज कर सकते हैं, ईंधन में लकड़ी काट करके, चारा में यूज कर सकते हैं, आश्रय यानी आश्रम बनाने में यूज कर सकते हैं, रेजिन जो होते हैं, जो गोद होते हैं, उस प्रकार की चीज़ों को भी हम ले सकते हैं वन से। इससे टूरिज्म को भी फ़ायदा हो सकता है, यानी कि ट्रैवल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो सकता है। और यहीं पर विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग। अगर आपको इनका एक भी पक्ष जो है, इसमें ऐसे कौन से खेल जो है यहाँ पे खेले जाते हैं, अगर इनका नाम आपको पता है तो कमेंट में बताइए कि ऐसे कौन से खेल है जहाँ पे, कौन सा स्थान है जहाँ पे ऐसे खेल खेले जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा फिगर दिखाने वाला था कि आपको पर्वत के बारे में। जैसे ये पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। इस प्रकार ज्वालामुखी से उद्गार हुआ है। यहाँ पर ये लावा है, जो छोटे छोटे कण यहाँ से निकलते हैं, जब यहाँ से फुफकार यहाँ से निकलता है, यहाँ से लावा निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर जब यहाँ पर अत्यधिक मैग्मा जो है वो जमा हो जाता है, तो दबाव से ये ऊपर की ओर जाते हैं, और ऊपर से जहाँ भी इन्हें छिद्र ऐसा लगता है जहाँ से ये हो सकते हैं, तो वहाँ से ये निकल जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। पठार क्या होता है? तो ये पठार जो होती है वो उठी हुई एक सपाट भूमि होती है, जहाँ के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनसे थोड़ा सा उठा होता है। इस तरीके से ये समतल भूमि है, थोड़ा सा उठा हुआ है। इनके बीच की जो ऊंचाई होती है वो 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक होती है। यानी इनकी जो ऊंचाई होती है समतल भूमि से, वो 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक हो सकती है। और पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने होते हैं, यानी कि कोई पठार पुराना होता है, कोई पठार नया होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत का दक्कन का जो पठार है, वो सबसे पुराने पठारों में से एक है। और इसी तरह विश्व में भी जो पठार होते हैं, जैसे केन्या में, तंजानिया में, युगांडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सतह पर भी यहाँ पे पठार जो है ऐसे पाए जाते हैं। अगर हम एक मेन की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है, वो कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार ही है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक होती है। अगर हम इनके उपयोग की बात करें कि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, तो उपयोग में आप समझेंगे कि जैसे इसका यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे खनिज की जो मात्रा होती है, यानी कि जो खनिज होते हैं उनकी प्रचुरतम मात्रा होती है। यहाँ पे सोना, चांदी, हीरा, कोयला, मैग्नीज, इन सारी चीज़ों के भंडार पठार में पाए जाते हैं। और जो पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात भी बनते हैं। अगर हम जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं वो ऊंचाई से गिरती हैं, और भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, यहीं पर हुंडरू जलप्रपात है। और कर्नाटक में जोग गसप्पा यानी कि जोग जलप्रपात, ये जो जलप्रपात हैं ये पठारी एरिया में अधिकतर बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है, वो काफ़ी खेती करने लायक यानी अच्छी होती है, और ये पर्यटकों को भी स्थापित करता है, यानी कि खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर है ना? हम इनके यूज़ के बारे में समझ गए कि यहाँ पे किस प्रकार कौन कौन से भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे जो जलप्रपात होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे हिंडरू, जोग गढ़सप्पा। इन जलप्रपातों के कारण ही यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए खेती करने में लोगों को फ़ायदा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो मेरा ये लास्ट का है वो है मैदान। मैदान क्या कहते हैं? एक समतल भूमि को कहते हैं मैदान। ये मध्य समुद्री जो, यानी कि जो एक समुद्र का लेवल होता है मध्य का, उससे 200 मीटर
से अधिक ऊंचे ये नहीं होते हैं। जैसे एक समुद्र का लेवल होता है कि ये समुद्र की गहराई है, ये समतल की गहराई, समतल है भूमि। ये कह रहा है कि इनके बीच का जो दूरी होता है समतल भूमि और जो समुद्र की मेन गहरा एरिया होता है वो 200 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 200 मीटर तक है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो है ये समतल भूमि है। ठीक है। समतल भूमि क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है कि निक्षेप का मैदान। तो निक्षेप का मैदान किसे कहते हैं? तो जैसे नदियाँ जब पर्वतों की ढाल से, जैसे मान लीजिए पर्वत है और यहाँ से नदियाँ ऐसे बह रही हैं, पर्वतों की ढाल से जब बहती हैं तो इसमें से कुछ मिट्टी चल लेते आते हैं, मिट्टी, कंकड़, बालू, सिल्ट, इन सारी चीज़ों को बहा करके एक स्थान पर ला के ऐसे रख देती हैं। इन्हें को कहते हैं निक्षेप से मैदान का निर्माण होता है, यानी कि निक्षेप होता है। इन्हीं निक्षेपों से हमारा मैदान का निर्माण होता है। ठीक है। तो नदियाँ जब पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तो उससे अपरदन होता है। और अपरदन में क्या गिरता है? पत्थर, पर्वत, बालू, सिल्ट, इन सारी चीज़ों का, ये चीज़ें जो है बह के चले जाते हैं। इसीलिए इन्हीं निक्षेपों से ही मैदान का निर्माण होता है। क्लियर है ना? अगर हम कुछ मैदान की बात करें तो जैसे एशिया में स्थित है कौन सा मैदान? एशिया में स्थित है भारत में ही, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, चीन के यांगसे नदी का मैदान, ये प्रमुख उदाहरण है। अगर हम इनके उपयोग की बात करें, यूज़ की बात करें कि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, तो लोगों को रहने में इनका यूज होता है सबसे अधिक, यानी कि यहाँ के लोग, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि जहाँ नदी होती है वहाँ पे मकान बनाना संभव है, वहाँ पे खेती करना आसान है। सारी जो एक्टिविटी होती हैं एक रहने के लिए मनुष्य के लिए, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। भारत में गंगा का जो मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। ठीक है। यहाँ पे जो जनसंख्या होती है वो अधिक होती है। क्लियर है ना? कि हम नदियों के क्षेत्र में क्यों रहते हैं, नहीं कि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ पे लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ खेती करना आसान होता है, वहाँ पे मकान बनाना आसान हो सकता है, वहाँ पे लोगों की रहन सहन की जो एक्टिविटी है उससे जो लोग होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब जो लास्ट का वो है, कह रहा है स्थल रूप एवं लोग। इसमें ये कह रहा है कि जो स्थल पे लोग रहते हैं और जो पर्वत पे लोग रहते हैं उनके जीवन में एक, जैसे पर्वतों पर जो लोग रहते हैं वो कठिन एरिया में रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें स्थलीय लोगों से, यानी कि जो लोग समतल भूमि पे रहते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में सरल है। बट क्योंकि यहाँ पे क्यों क्यों सरल है? क्योंकि जैसे यहाँ पे खेती कर सकते हैं समतल भूमि पे, यहाँ पे हम घर बना सकते हैं। लेकिन जो पर्वत होते हैं वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, न खेती सही से कर सकते हैं, न सही घर बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई संभावना ही कम रहती है लेने की। वहाँ पे लोग लकड़ियों से ही बनाते हैं, पत्तों से बनाते हैं, एक तरह से खरपतवार से, इन सारी चीज़ों से ही अपना घर बनवाते हैं। वहाँ पे क्योंकि वहाँ का जो भूमि है वो समतल तो रहता नहीं है कि हम लाओ पिलर खड़ा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ पे जो है ईंटा से मकान नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो समतल नहीं रहती है। मैं पर्वतों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कई प्रकार की आपदा भी आती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो आप तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, तो ये विनाशक आपदाएं होती हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो है घर इसलिए भी नहीं बनते हैं, और यहाँ पे जन जागरूकता भी कम रहती है। इसलिए भारत सरकार ने भी क्या किया है कि एक स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि यहाँ पे आपको जो हमने बताया है कि ज्वालामुखी से होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन की बात भी जिक्र किया है कि जब हम अपने आस पड़ोस में रहते हैं तो जो हमारी नदियाँ होती हैं उनको हमको स्वच्छ रखने का, पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए सहायक हो सकती हैं, किसी के लिए पीने के यूज में हो सकती हैं। जो यहाँ पे जो हम इसमें मछलियाँ रहती हैं उनको भी एक स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है रहने के लिए। जो मछलियाँ स्वच्छ पानी पिएंगी तो उनका जो बॉडी रहेगा वो स्वच्छ रहेगा। फिर जो मनुष्य खाएंगे वे भी मतलब किसी प्रकार की जो वायरस होती हैं उससे बचेंगे। तो इसलिए भी हमें नदियों को स्वच्छ रखना होगा। तो सरकार ने जो 2 अक्टूबर 2014 को भारत स्वच्छ मिशन लॉन्च किया था, स्वच्छता मिशन, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी अच्छी पहल थी और नदियों को साफ सुथरा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के कंपेयर करें 2014 से आज में, तो नदियाँ बहुत सी साफ़ सुथरी हुई हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ जो सरकार कर रही है उसमें और भी कुछ एडिशनल करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि स्थलीय रूप एवं लोग, यानी कि मैदानी क्षेत्र में लोग क्यों रहते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में लोग क्यों रहते हैं। मैदानी क्षेत्र जो होता है उसमें क्या क्या कौन से आराम मतलब किस कारण लोग रहते हैं, जैसे, और पर्वतीय क्षेत्र में किस कारण लोग रहते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें जान ली। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है उसमें आ जाते हैं, एक एक करके हम डिटेल से अच्छे से क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो हमारे जो स्थल रूप हैं वो कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। ये हमारे प्रमुख स्थल रूप हैं। 3 स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार और मैदान। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ये कह रहा है कि पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। तो पहले ही ध्यान समझिएगा, ये है पर्वत, ये है पठार। ठीक है।
पर्वत के बारे में सुन लीजिए। इसका जो शिखर होता है, यानी कि इसका शिखर ये छोटा होता है, इसका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, और इसका जो शिखर होता है वो बिल्कुल मेज की तरह होता है, इस तरीके से होती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हिमालय कहेंगे और इसका एग्जाम्पल कहेंगे दक्कन का पठार। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा पर्वत और पठार में अंतर। अब जो तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि पर्वतों के कितने प्रकार हैं, तो पर्वतों के 3 प्रकार हैं। हमने बताया कौन सा, पहला नंबर क्या है, वलित पर्वत, दूसरा क्या है, धनसोक्त पर्वत, और तीसरा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर है? इनके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में इसके पहले क्लियर किया है कि वलित पर्वत क्या है और धनसोक्त पर्वत क्या है और ज्वालामुखी। आप आगे रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब जो मैं चौथा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं। तो मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया था किस प्रकार उपयोगी हैं। जैसे ये जल के संग्रहण में यूज हो सकता है, नदियों के स्रोत ये होते हैं, और इसी जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं उससे हम कृषि में इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, पानी पीने में, बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। ईंधन, चारा, यानी कि जहाँ पे वन पाए जाते हैं वहाँ उससे हम ईंधन, चारा और कई प्रकार के गोद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं। यही सारी चीज़ें इनकी यूज हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका जो पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो मैदान का निर्माण कैसे होता है, जैसे ये कोई पहाड़ है, ये जब बह करके ऐसे बहा, यहाँ पे टूट के ऐसे गिरा और यहाँ पे निक्षेप इसका इसे धारण कर लिया, यानी जो यहाँ पे बालू, कंकड़, मिट्टी, आपको पीछे बताया हमने कि इसमें बालू, पत्थर, सिल्ट ये जो बह के आते हैं तो ये एक जगह निक्षेपित हो जाते हैं। ऐसी निक्षेप को हम मैदान का निर्माण होता है, यानी कि टूट फूट करके जो यहाँ पे निक्षेपित हो जाता है इससे ही मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, पर्वतों से टूट करके जो निक्षेपित यहाँ पे हो जाता है उसको कहते हैं, उसी से मैदान का निर्माण होता है। क्लियर है ना? अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं, आपको मैंने पहले बताया क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक इसलिए होती है क्योंकि नदियाँ निकलती हैं। तो नदियाँ जब निकलती हैं तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है, घर बनाना, खेती करना, उससे पानी की आवश्यकता होती है ना। तो जहाँ पे पानी रहेगी, इसलिए कहा जाता है कि जहाँ जो हमारी गंगा यमुना है, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो हमारे लिए एक जीवन रेखा की तरह होती हैं, क्योंकि इसी के पानी से हम अपना घर चलाते हैं, इसी पानी से हम अपना खेती करते हैं। जो पानी की जितनी भी एक्टिविटी मनुष्य के जीवन में होती है उससे हम नदियों के द्वारा ही पूरा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो जनसंख्या होती है वो अधिक होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि पर्वत में जनसंख्या कम क्यों होती है। पर्वत में जनसंख्या, इसका सीधा एग्जाम्पल है, इसका सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु होती है वो जलवायु कठोर होती है, पहला नंबर। दूसरा, यहाँ पे जो ठंडी होती है, जैसे हम बताएं कि अगर ऊपर जाएंगे, समतल भूमि से ऊपर जाएंगे तो ठंड की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाती है, और जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो घटता जाएगा। तो जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, यानी पर्वतों पर जाते हैं, वहाँ पर ठंडी अधिक होती है, यानी कि कठोर जलवायु है। यहाँ की जो भूमि होती है वो ढालनुमा होती है। ठीक है, यहाँ पे हम खेती कर नहीं सकते हैं, खेती करते हैं तो ढाल युक्त जो खेती होती है, सीढ़ीनुमा, उसके द्वारा ही करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, घर हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, घर कौन सा बनता है, पत्ते वाला, बांस वाला, ये सब घर वहाँ पे बनता है। और जो दुनिया से कनेक्टिविटी होती है वो भी थोड़ा कटा रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीपल क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है ये, कि पर्वत पठार से भिन्न होते हैं किस मामले में। आप कहोगे ऊंचाई के मामले में। पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है, 600 मीटर से अधिक, और पठार की 600 मीटर से कम। ठीक है, ऊंचाई के मामले में आप कह सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि हिमानी कहाँ पाई जाती है। हिमानी कहाँ पाई जाती है, हिमानी पर्वतों पर पाई जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पे आके बर्फ़ जो है जम जाता है और यहीं से नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि दक्कन पठार कहाँ है। तो दक्कन का पठार हमारे भारत में है। ठीक है, सबसे पुराने पठारों में से एक होता है। हमने बताया पठार क्या होते हैं, और पठार जो है पुराने और नए दोनों प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि यांगसे नदी कहाँ बहती है। तो यांगसे नदी आपको पता ही है, चीन में बहती है। जैसे गंगा हमारी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, वैसे चीन में भी ये सबसे बड़ी नदी है, यांगसे। इसे चीन की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगर हम पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूरोप की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला वो क्या है, आल्प्स। ठीक है, ये यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया कि पर्वत जो है जिसका आकार इस तरीके से होता है उसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला, सिंह और गर्त के रूप में। ठीक है, अब हम खाली स्थान की तरफ चलते हैं कि खाली स्थान क्या है, खाली स्थान में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैदान। ठीक है, यहाँ आप मैदान भर देना। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय एवं आल्प्स किसके उदाहरण हैं, किन पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये हमारे वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खालिस्तान क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता अधिक होती है। तो पठार वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमने बताया क्वेश्चन पठार में कि पठार में ही खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, तो पठार वाले क्षेत्रों में खनिज की मात्रा अधिक होती है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि खाली डैश पर्वतों का एक क्रम है, यानी कि जो पर्वत की श्रृंखला है वो पर्वतों का एक क्रम है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो कृषि होती है वो की जाती है सबसे अधिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि होती है वो समतल होती है। हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये वाला हमारा समाप्त हुआ, पांचवा चैप्टर। ठीक, यहाँ पे कुछ फिगर को दर्शाया है कि जो वहाँ पे हमारी जो भारत देश है वहाँ पे ऊपर जैसे पहाड़ों का एरिया है वहाँ का ये फिगर दिखाया हुआ है। जब वहाँ पे आपदा आती है पहाड़ों पर या जो नदियों में आपदा आती है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस प्रकार के कॉस्ट्यूम पहन के अपना काम करती है, जो कि बहुत ही सराहनीय रहता है। पहाड़ों पर कौन से जीव जंतु पाले जाते हैं और किस प्रकार यहाँ पे चराई की जाती है। आप जब कभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे एरिया में जाएंगे तो ठंडी के मौसम में जब वहाँ पे पशुएं चलती हैं तो वो कुछ इस तरीके से उनका नज़ारा रहता है। ठीक है, इसमें ये दर्शाया गया है कि जब पहाड़ी एरिया होती है वहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है, जो बर्फ़बारी होती है वो इस तरीके से होती है, ट्रैकिंग पर सड़कों पर बर्फ़ इस तरीके से पड़ा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फिगर दिखाया है कि जो हमारा राजस्थान एरिया है जहाँ पे मरुस्थलीय एरिया है, ये केरल का जो नाव वाला खेल होता है उसके बारे में दिखाया गया है। जो हमारा समुद्री तट है मुंबई और कर्नाटक वाले जो एरियाज होते हैं, केरल वाले जो होते हैं वहाँ पे जो समुद्री तट है कुछ इस तरीके से नज़ारा उसका दिखता है। और ये जो है जो ब्रिज वाले यानी कि जो द्वीप समूह होते हैं वहाँ पर किस प्रकार जो है लेने के लिए पानी के नहाने के बाद या जो भी होता है उसके बाद धूप को लाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। ये हमारा जो खेती कैसे करते हैं, ये समुद्र ये जो है नदी, ये यहाँ पे खेती कैसे होती है, पानी का यूज कैसे होता है, ये आपको थोड़ा सा आपको दिखाया गया है। साउथ इंडियन में आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको दिखेगा। ठीक, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ, ये क्लास 6 का। तो थैंक यू वेरी मच।